इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th साइंस की बुक का चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। तो रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेशन क्या होता है? जो हम लोग सांस लेते हैं वही रेस्पिरेशन होता है। ऑर्गेनिज्म इंसान या हो गए, जानवर हो गए, या जो भी कोई सांस लेता है तो उसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। तो इसमें बताते हैं कि एक दिन क्या होता है, बूजो काफ़ी ज़्यादा ईगरली, बहुत ही उत्सुकता से वेट कर रहा होता है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए, जो कि मतलब टाउन में आ रहे हैं, उनके शहर में आ रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी में होता है क्योंकि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बस स्टॉप पे रिसीव करने जाना चाहता है, मतलब बस स्टॉप पे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को लेने जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से भागता है और बस स्टॉप पे पहुंच जाता है कुछ ही मिनट्स में। तो जब वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागता है तो क्या होता है, वो बहुत ही हांफने लगता है, तेज तेज से सांस लेने लगता है। तो ग्रैंड मदर पूछती हैं बूजो की कि वो इतनी तेज तेज सांस क्यों ले रहा है। तो बूजो बताता है कि वो भाग के आया था उनसे मिलने के लिए। बट क्वेश्चन जो है, बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड। बट फिर बूजो सोचने लगता है कि मतलब मेरे से क्यों पूछा ऐसे कि इतनी तेज सांस क्यों ले रहे हो, ये सब वो सोचने लगा। फिर क्या तेज, मतलब मैं भागा इस वजह से मेरी सांसें तेज़ हो गई, मतलब मैं नॉर्मली रहता हूँ तो धीरे सांस लेता हूँ, भागने के बाद तेज सांस क्यों मैं लेने लगा। इस तरीके की बातें बूजो के दिमाग में आने लगी। तो भाई आपके पास क्या इसका आंसर है? तो देखिए, ब्रीदिंग जो होती है ना, वो पार्ट होती है रेस्पिरेशन का। जो हमारे रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस होता है ना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सांस लेना, वो एक तरह से आधी बात है। जो हम सांस लेते हैं उसको हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। रेस्पिरेशन में हमारी नोस्ट्रिल्स हो गए, हमारे जो विंड पाइप है, हमारे लंग्स, बहुत सारे जो पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के, वो एक्टिवेट होते हैं, वो काम करते हैं। तो हम रिस्पायर किस तरीके से करते हैं? तो देखिए, चैप्टर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट होती है जिनको हम लोग सेल्स बोलते हैं। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटी छोटी सी यूनिट्स होती है जिनको सेल बोला जाता है। सेल क्या होता है? अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो सबसे छोटी यूनिट होती है जो कि काम कर सकती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। एक सेल होता है, सेल से बहुत सारे सेल मिलते हैं तो उसको टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन, और फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से एक पूरा का पूरा ह्यूमन बनता है। तो सेल जो है वो सबसे छोटी यूनिट होती है जिस पे कोई काम किया जा सकता है या जो अपने आप में एग्जिस्ट कर सकती है। हर सेल जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो अपना पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे कि कोई न्यूट्रिशन दे रहा होता है हमें, कोई किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, एक्सक्रीशन कर रहा होता है, फिर रिप्रोडक्शन कर रहा होता है। तो इन सब चीज़ों का मतलब भी हम लोग देखेंगे। देखिए, न्यूट्रिशन दे रहा होता है का मतलब है हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो खाना हमारी बॉडी में लग रहा है, हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर पा रही है, यही तो न्यूट्रिशन है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है आपने मुंह से खाना खाया, आपके पेट में गया, डाइजेस्ट होकर के आपके खून में मिल गया, उससे आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। फिर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का मतलब है वही वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी से बाहर निकल जाना। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है दोबारा से प्रोड्यूस होना, मतलब नई जनरेशन का पैदा होना, बच्चे का जो पैदा होना होता है उसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो सेल परफॉर्म करते हैं। अब ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेल को एनर्जी की, ताकत की भी तो ज़रूरत है। जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं, जब हम लोग सो रहे होते हैं, जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, इन सभी की सभी चीज़ों के लिए हम लोगों को एनर्जी की ज़रूरत होती है। पर ये एनर्जी आती कहाँ से है? कैन यू से कि आपके पेरेंट्स क्यों परसिस्ट करते हैं, इंसिस्ट करते रहते हैं, बार बार जोर देते हैं कि आप लोगों को रेगुलरली सही तरीके से खाना खाना चाहिए। फूड जो होता है उसमें क्या होती है? द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी। जो हमारा खाना होता है ना उसमें एनर्जी स्टोर होती है विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और जो खाना होता है, हम लोग जब सांस ले रहे होते हैं, सांस छोड़ रहे होते हैं, रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, उसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं रेस्पायर करते हैं टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। खाना जो हम लोग खाते हैं ना, जब हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू ही उस खाने से हम लोगों को एनर्जी मिल पाती है। वही हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। जब हम लोग ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो हम लोग जो हवा जो अपनी बॉडी में लेते हैं, हवा में जो ऑक्सीजन होती है उसको हम लोग बॉडी में लेते हैं, और हम लोग अपनी बॉडी से बाहर क्या छोड़ते हैं?
कार्बन डाइऑक्साइड मतलब सांस में अंदर जो हम लेते हैं उसको हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर हमारी बॉडी से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। एयर जो हम लोग ब्रीथ करते हैं अंदर बॉडी के लेते हैं वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाती है और अल्टीमेटली हमारी बॉडी के सेल्स में पहुंचती है। सेल्स में जो है ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। तो हम लोगों ने बाहर से ऑक्सीजन ली है ना, फिर हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो खाना जो है उसको तोड़ने में मदद करते हैं। मतलब हमारा जो खाना है वो ऑक्सीजन की वजह से ब्रेक होता है और उस खाने के ब्रेक होने की वजह से हम लोगों को एनर्जी मिलती है। तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो जो प्रोसेस होता है ना खाने के टूटने का, और खाने को वो तोड़ता है और खाने को तोड़ने के बाद उसमें से एनर्जी निकलती है, इस चीज़ को हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, खाने का टूटना जो हम खा रहे हैं इन द सेल में खाने का टूटना और फिर उससे एनर्जी का रिलीज होना, एनर्जी का निकलना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। और सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, और सेलुलर रेस्पिरेशन हर एक ऑर्गेनिज्म के सेल्स में हो रहा होता है। इन द सेल द ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। सेल में क्या होता है, ग्लूकोज जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा होता है, ठीक है, और वाटर निकलता है और एनर्जी रिलीज होती है। हम जो खाना खाते हैं वो सारा ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बॉडी में, उससे ऑक्सीजन जब उस पर जा करके लगती है उससे कंबाइन करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो हम अपनी बॉडी के बाहर छोड़ देते हैं, और वाटर भी रिलीज होता है और एनर्जी भी रिलीज होती है। तो देखिए क्या होता है, तो क्या होता है ना इसमें जो हम लोग खाना खा रहे होते हैं वो ब्रेक डाउन होता है, वो टूटता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन एंड इट इज़ नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हम लोग जो खाना खा रहे होते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, ब्रेक होता है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो खाना ब्रेक होता है उसको हम लोग कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक हो गया। तो फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के यूज़ के भी खाना जो है वो ब्रेक डाउन किया जा सकता है। इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हमारा खाना ब्रेक डाउन होता है तो उसको हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और जब बिना ऑक्सीजन के, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब खाना ब्रेक डाउन होता है तो हम उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, तो आपको याद रखना है। और प्रोसेस ये होता है, ये फिर आपको डायग्राम भी बनाना है कि ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि ईस्ट, वो एब्सेंस ऑफ एयर में यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम करते हैं। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कौन से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाते हैं, उसमें से एक एग्जाम्पल है ईस्ट। तो इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को हम लोग एनारोब्स कहते हैं। एनारोब्स क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई वो बिना ऑक्सीजन के रह लेते हैं, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहते हैं वो एरोबिक होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए। और ईस्ट का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, वो होते हैं एनारोब्स। तो वहाँ पे ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन होता है, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है ना तो दे गेट एनर्जी थ्रू द एनारोबिक रेस्पिरेशन। ईस्ट जो होता है इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी तो देखिए दोनों में बनेगी। देखिए यहाँ भी बन रही थी, यहाँ भी बन रही थी, बट यहाँ पर देखिए क्या है, वाटर की जगह क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रही है, शराब। ठीक है, तो ये अल्कोहल डिफरेंट फॉर्म का है। तो जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनते हैं। और जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है तो फिर अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी हमारे फॉर्म होते हैं। ईस्ट में ये प्रोसेस चलता है। अब ईस्ट क्या होता है, ईस्ट जो है वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। दे रेस्पायर एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे यील्ड अल्कोहल, तो वो अल्कोहल बना देते हैं। तो जब एनारोबिक अल्कोहल इंडस्ट्रीज में अल्कोहल बनता है ना, वो इसी ईस्ट की वजह से ही होता है। जो ईस्ट बैक्टीरिया होता है ना, इसी की हेल्प से बनाया जाता है उसको। तो वाइन मेकिंग में, बियर मेकिंग में ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। हमारे जो मसल सेल्स हैं, मतलब ह्यूमन की बॉडी भी एनारोबिकली रिस्पायर कर सकती है, मगर बहुत ही थोड़े टाइम के लिए। जब टेम्परेरी डेफिशिएंसी, कमी हो जाती है एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की, तो हमारी बॉडी भी एनारोबिकली रिस्पायर कर सकती है, सांस ले सकती है, मतलब चल सकता है थोड़े टाइम के लिए। बहुत ज़्यादा जब हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, फास्ट रनिंग करते हैं, साइकिलिंग, या फिर बहुत ही तेज़ हम लोग चल रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम तक, तो हमारी बॉडी की जो एनर्जी की डिमांड होती है, हमारी बॉडी को ताकत की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, मगर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इसमें लिमिटेड हो जाती है। अगर लिमिट, आप बहुत तेज़ भाग रहे हैं, बहुत ही तेज़ हाँफने लगते हैं, तो ऑक्सीजन की आपकी बॉडी में कमी होने लगती है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा देर तक
वर्कआउट कर रहे हैं तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में होने लगता है इन द मसल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होता है उसमें हमारा लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज हो जाती है बॉडी से, है ना। ग्लूकोज मसल्स जो होते हैं मतलब हमारी जो बॉडी में ग्लूकोज होता है ना वो यूज़ करने लगते हैं और एनर्जी बॉडी के बाहर निकलने लगती है। तभी तो मोटे लोग फिर पतले हो जाते हैं, क्योंकि ग्लूकोज जो बॉडी में है उसका इस्तेमाल करने लगती है हमारी बॉडी। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो क्या होता है, मसल क्रैम्प भी इसकी वजह से होता है, मतलब पैरों में यहाँ पर में मसल्स में दर्द होने लगता है ना जब बहुत ज़्यादा भागते हैं, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से होता है। तो हैव यू एवर वंडर्ड कि आपके मसल क्रैम्प्स जो आते हैं, मसल क्रैम्प्स मतलब मसल्स में दर्द होने लगता है क्योंकि आप लोग एनारोबिकली रिस्पायर कर रहे होते हैं, पार्शियल ब्रेक डाउन हो रहा होता है ग्लूकोज का लैक्टिक एसिड में। तो जो ग्लूकोज है उसका काफ़ी ज़्यादा पार्शियल ब्रेक डाउन होता है लैक्टिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड की वजह से जो हमारी बॉडी में मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है ना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, उसी की वजह से हमारी बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं या फिर मसल्स में दर्द होता है। और जब हम लोग को थोड़ा हॉट वाटर मिल जाता है, गर्म पानी मिल जाता है, उससे अगर हम नहा लेते हैं तो मसल्स का दर्द कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है, या फिर मसाज की वजह से भी कम हो जाता है मसल्स का दर्द। ऐसा हमारा इसलिए होता है ना क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन सही हो जाता है गर्म पानी में नहाने से या फिर बॉडी में मसाज देने से। इसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है ना मसल्स में इंक्रीज़ हो जाती है। जब हम लोग मसाज कर रहे होते हैं बॉडी को, ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है तो बॉडी का पेन कम हो जाता है। इसकी वजह से जो लैक्टिक एसिड होता है ना, लैक्टिक एसिड बना होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में दोबारा से कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, ओके। तो इतना देख लिया हमने। अब आगे देखते हैं ब्रीदिंग। तो एक्टिविटी में देखिए इसमें क्या करना है, अपने आप को नोस्ट्रिल को, अपने मुंह को टाइटली बंद करना है और फिर देखना है कि भाई आप लोगों को कैसा फील हुआ। आपने पूरा नाक और मुंह बंद कर लिया, कैसा फील हुआ और कितनी देर तक के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, आपको ये मतलब एक तरह से नोट करना है। और आप लोग सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीथिंग, मतलब आप बहुत लंबे समय तक बिना सांस लिए नहीं रह सकते हैं। ब्रीदिंग जो है ब्रीदिंग जो हम लोग सांस लेते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी बॉडी में आती है और हमारी बॉडी की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर जाती है। टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनहेलेशन क्या होता है। तो बॉडी में जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन रिच एयर, ऑक्सीजन अधिक मात्रा में जो हवा होती है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, वो जब हम अपनी बॉडी में लेते हैं उसको हम लोग इनहेलेशन बोलते हैं। एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। और ऐसी हवा जो कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है उसको हम लोग एक्सहेलेशन बोलते हैं। मतलब सांस लेने को इनहेलेशन और सांस बाहर छोड़ने को एक्सहेलेशन ये बोला जाता है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हर समय चलता रहता है हमारी, जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये प्रोसेस चलता ही रहता है। कई बार जो है नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीद इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग रेट। तो ब्रीदिंग रेट क्या होता है कि कितनी बार आप एक मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं, कितनी बार आप ब्रीथ करते हैं, वो होता है ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग के टाइम में दोनों के दोनों प्रोसेस चल रहे होते हैं अल्टरनेटिवली, मतलब इनहेल कर रहे भी हैं और आप एक्सहेल भी कर रहे हैं, सांस अंदर भी ले रहे हैं, सांस बाहर भी निकाल रहे हैं। ये जो होता है ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। ब्रेथ कंट्रोल मीन्स 1 इनहेल्स प्लस 1 एक्सहेलेशन। तो ब्रेथ का मतलब क्या होता है कि हम लोग इनहेल कर रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं और बाहर भी छोड़ रहे हैं। और फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीदिंग रेट। क्या आप लोगों को अपनी ब्रीदिंग रेट पता करनी है कि आप एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डू यू वॉन्ट टू नो वेदर इट इज़ कॉन्स्टेंट और इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी। तो क्या हम लोग हर समय बिल्कुल एक ही तरीके से सांस लेते रहते हैं या फिर हमारे जो एक मिनट में हम कितनी बार सांस लेंगे ये डिपेंड करता है हमारी बॉडी में कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो एक एक्टिविटी करके देखते हैं। जनरली हम लोग अवेयर नहीं होते, सांस हम ऐसे ही लेते रहते हैं। क्या सोचते हैं कभी कि सोचना पड़ता है कि सांस लेना है, ऐसा तो नहीं होता। अगर आप लोग अगर आप लोग रेट को काउंट करना चाहें कि आप एक मिनट में कितनी बार कर रहे हैं, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट नॉर्मली, तो आप बिल्कुल नॉर्मली ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए। एक मिनट आप टाइमर लगा दीजिए, ठीक है, और फिर काउंट कर लीजिए कि आपने एक सांस ली, सांस छोड़ी, उसमें कितना आपको टाइम लगा। तो इस तरीके से आप लोग काउंट कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि आप जब भाग रहे हैं या फिर आप नॉर्मली चल रहे हैं तब आप एक मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं, जब आप भाग रहे हैं तब आप एक मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं। ये चीज़ करके आप लोग एक टेबल बना सकते हैं और अपने क्लासमेट से भी शेयर कर सकते हैं। तो नॉर्मल
क्लास मतलब बच्चों के नाम, नॉर्मली आप लोग कितना लेते हैं, ब्रिस्क वॉक मतलब हल्की सी वॉक आप 10 मिनट तक करने के बाद आपकी सांस क्या होती है, बट आप भागने के बाद क्या हो रही है, और जब आप आराम कर रहे हैं तो आप 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब हम लोग आराम कर रहे होते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट काफ़ी स्लो हो जाता है, जब हम भाग रहे होते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट काफ़ी तेज़ हो जाता है, तो हम तेज तेज सांस लेते हैं। तो इसमें हमें बताया गया है एवरेज जो एक एडल्ट ह्यूमन होता है, मतलब 18 साल से ऊपर का जो एक ह्यूमन होता है, उसका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो 15 से 18 बार 15 to 18 टाइम्स वो 1 मिनट में सांस लेता है। और जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो 25 मिनट में 1 मिनट में 25 बार सांस ले लेते हैं। और एक्सरसाइज के टाइम में, क्योंकि हम लोग फास्ट ब्रीथ इसलिए करते हैं, हम लोगों को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि बॉडी सेल्स में अच्छे से ऑक्सीजन पहुंच जाए। तो इट स्पीड अप द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। जब हम लोग तेज सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन होती है वो ज़्यादा जल्दी से ब्रेक हो जाती है, जब हम ज़्यादा जल्दी सांस लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो उतना जल्दी ब्रेक होता है, और जब ग्लूकोज ब्रेक होता है तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो जब हम लोग काफ़ी ज़्यादा कोई काम वाम कर रहे होते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ग्लूकोज ज़्यादा ब्रेक डाउन होता है हमें ज़्यादा एनर्जी देने के लिए। फिर इसमें कि हम लोग को भूख क्यों लगती है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है बॉडी में तो हमें भूख लगने लगती है। जब हम डाउजी मतलब थोड़ा सा आलसी सा फील करते हैं तो क्या हमारा ब्रीदिंग रेट स्लो हो जाता है, तो हाँ भाई स्लो हो जाता है। तो हमें अलग अलग एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कब कब हम लोग का ब्रीदिंग रेट कैसा कैसा रहता है अलग अलग एक्टिविटीज़ के टाइम पर। अब आता है, तो यहाँ पर तो यही कि कौन सी एक्टिविटी में ब्रीदिंग रेट स्लो, कौन सी में फास्ट होगा। तो आप सोए हुए हैं तो स्लो होगा, आप भाग रहे हैं तो सबसे फास्ट होगा। तो इसमें बताते हैं हाउ डू वी ब्रीथ, किस तरीके से हम लोग सांस लेते हैं। तो लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो अब देखते हैं कि भाई किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर हमने तो सांस ले ली बट अंदर चल क्या रहा है वो देखते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हवा जो है ऑक्सीजन अपनी नोस्ट्रल से, हमारी जो नाक होती है ना, ये देखिए यहाँ पे नाक में तो जो छेद होते हैं वो नोस्ट्रल्स होती हैं, नोस्ट्रल्स के थ्रू हम लोग अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर, जब हम लोग अंदर सांस भर रहे होते हैं वो हमारे नोस्ट्रल्स की हेल्प से आर नोस्ट्रल इनटू द नजल कैविटी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना नीचे पूरा बता रखा है, ये देखिए ये हमारे यहाँ पे नोस्ट्रल्स हैं, फिर उसके बाद ये हमारा पूरा नेज़ल पैसेज होता है इस तरीके से, फिर हमारा विंड पाइप होता है, फिर विंड पाइप के बाद हम लोगों के कहाँ जाता है, लंग्स में जाती है, फिर ये ऊपर ऐसे ऐसे करके जो होती है ये हमारे रिब्स होते हैं, ये हमारा ट्रैकिया होता है। तो ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे, मतलब एग्ज़ाम में बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा आता है। तो जो नेज़ल कैविटी है उसके थ्रू हवा जो है जाती है हमारी बॉडी में, फिर हमारे लंग्स में पहुंचती है विंड पाइप की हेल्प से। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। तो नीचे से करके जो लंग्स थे ना, यहाँ पर ये जो नीचे था ये चेस्ट कैविटी होती है, चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स। एट लार्ज मस्कुलर शीट इज कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। तो देखिए ये यहाँ पर ये जो नीचे होता है ना, नीचे की तरफ ये जो है ये डायफ्राम है, और ये रिब्स है जो ऊपर की तरफ है, और ये हमारे लंग्स हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि तो अलग अलग दिखते नहीं, अलग अलग नहीं दिखते हैं। एक हमें बता रखा है कि लंग्स बाहर से कैसा दिखता है, और यहाँ पे बता रखा है कि लंग्स अंदर से कैसा दिखता है। 2 लंग्स होते हैं हमारी बॉडी में। तो हमारी जो कैविटी होती है वो रिब्स होती है उस पर, और डायफ्राम होती है जो ऐसे करके नीचे की तरफ होती है ऑन द फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी, फ्लोर मतलब नीचे की तरफ। और ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड द रिब केज। तो ब्रीदिंग जो हम सांस लेते हैं उसमें हमारा जो नीचे डायफ्राम होता है और ये जो रिब केज होता है ना लंग्स के बाहर जो होता है, इसका मूवमेंट होता है जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं और सांस छोड़ रहे होते हैं। इनहेलेशन के टाइम जब हम सांस ले रहे होते हैं, रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ मूव करती हैं और बाहर की तरफ भी मूव करती हैं। आप जैसे सांस लीजिए, आप सांस गहरी सांस लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो डायफ्राम है ना वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, और जब आप लोग सांस छोड़ते हैं तो वो रिलैक्स हो जाता है, वो नीचे की तरफ चला जाता है। तो हम लोग मूव डाउन, तो इस तरीके से जब आप लेते हैं अंदर तो ऊपर उठ जाता है डायफ्राम, जब आप सांस छोड़ते हैं तो नीचे बैठ जाता है। दिस मूवमेंट इंक्रीजेज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेज इनटू द लंग्स। तो हम लोग ऊपर नीचे जब सांस ले रहे होते हैं, डायफ्राम ऊपर नीचे होता है, तो इसकी वजह से स्पेस क्रिएट हो जाता है और हमारी जो हम लोगों ने ऑक्सीजन ली है वो लंग्स में पहुँच जाती है, लंग्स में हवा भर जाती है हमारे। एक्सलेशन के टाइम में रिब्स जो हैं वो नीचे की तरफ मूव कर जाती हैं और डायफ्राम्स मूव्स अप इन इट्स फॉर्मस पोजीशन। ठीक हो क्या? तो हमारा जो है रिब्स हो गए, डायफ्राम होगा, उसका जो है मूवमेंट ऊपर नीचे चलता रहता है। तो चेस्ट कैविटी में अपना वो मतलब ऊपर नीचे जैसे कि हम लोगों ने सांस ली
तो इस तरीके से हमारी जो बॉडी में डायफ्राम है, रिब्स हैं, मूव करते रहते हैं और हवा के लिए स्पेस बन जाता है और फिर वो हमारे लंग्स में चले जाते हैं। फिर हमें ये बताया गया है कि आप लोग सांस जब लेते हैं तो उसके हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि कैसे मूवमेंट हो रही है। तो हम लोगों ने ब्रीदिंग के बारे में पढ़ लिया, तो वही है ब्रीदिंग। तो आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीदिंग देयर इज अ चेंजेस इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी। सांस लेते हैं तो चेस्ट कैविटी जो होती है, चेस्ट कैविटी मतलब यही हो गया ना, ये देखिए ये जो पूरा एरिया है, जैसे कि यहाँ पर ये चेस्ट कैविटी होता है, तो चेस्ट कैविटी का सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो साइज इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है और एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन होता है। हर कोई पोस्ट करता है, मतलब बोलता है दैट ही शी कुड एक्सपैंडेड मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा वो सांस ले सकते हैं और सबसे ज़्यादा चेस्ट कैविटी को फुला सकते हैं। तो इसमें वही है कि द एयर अराउंड अस हैज़ वेरियस टाइप ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स, जैसे कि हमारे आसपास की जो हवा होती है वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड होती है, उसमें स्मोक होता है, डस्ट होता है, पॉलन्स पार्टिकल होते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये पार्टिकल्स जो हैं हमारी नाक में जो बाल होते हैं ना उसमें जा कर के ट्रैप हो जाते हैं और कई बार ये पार्टिकल्स जो हैं उन मतलब नाक के हेयर्स को भी पास करके बॉडी के अंदर चले जाते हैं। फिर हमारी लिनिंग में हमारी जो कैविटी होती है, नसल कैविटी या फिर हमारी जो विंड पाइप होती है, कई बार लंग्स में भी पहुंच जाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हम लोग जो छींकते हैं ना, तो जो फालतू के पार्टिकल्स होते हैं हमारी नाक में वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो यही हमें स्नीजिंग के बारे में बताया गया है। और हमें यहाँ पर बताया है कि स्मोक करने से हमारे जो लंग्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, स्मोक करने से कैंसर भी होता है, इसलिए ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो हम लोगों ने देखिए इनहेल किया, जब सांस ली तो डायफ्राम क्या होता है, इस तरीके से ऐसे इस शेप में डायफ्राम ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाता है और फिर जैसे कि एयर अंदर की तरफ गई, रिब्स जो हैं रिब्स बाहर की तरफ मूव करती हैं और डायफ्राम्स जो है ऊपर, इस तरीके से आप सांस लीजिए, डायफ्राम क्या होगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा, ठीक है। सॉरी, डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ उठता है और रिब्स ऊपर की तरफ उठती है। शायद मैंने पहले डायफ्राम के लिए ऊपर की तरफ बोल दिया था ना, तो सॉरी अगर ध्यान नहीं है मुझे, मैंने बोला था क्या। तो रिब्स जो है जब हम सांस ले रहे होते हैं ना, इनहेल कर रहे होते हैं, जब सांस, ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो रिब्स जो हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं, रिब्स जो है वो ऐसे करके ऊपर की तरफ उठती हैं और डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ जाता है, ठीक हो गया। तो रिब्स जो है बिल्कुल याद कर लीजिए, जब हम सांस लेते हैं तो रिब्स ऊपर की तरफ उठती हैं और डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उल्टा होता है, रिब्स जो है वो बैक की तरफ मूव करती हैं और डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करता है जब हम लोग सांस छोड़ते हैं। जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं तो देखिए पेट बिल्कुल ऊपर की तरफ हो जाता है ना, तो हमारी वो रिब्स होती हैं, तो रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ मूव करती हैं जब हम सांस ले रहे होते हैं, और जो डायफ्राम है वो क्या होता है, मूव्स डाउन नीचे की तरफ। तो बिल्कुल इसको याद कर लीजिए। तो अब इसमें हमें ये बताया गया है, टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड्स एंड वॉश द बलून। तो हम लोग को क्या करना है कि किस तरीके से होता है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमें एग्जांपल दे रखा है कि अगर आप बलून पे एक रबड़ बांधेंगे तो अगर आप उसको यहाँ से धागे को बांध देंगे तो ये ऊपर से क्या हो जाएगा, ये फूल जाएगा और नीचे से क्या हो जाएगा, ये दब जाएगा। तो हमें यही एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर जब हम लोग डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ मूव करता है जब हम सांस लेते हैं और रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं, बस यही हमें बता रखा है। तो आगे का जो है ना ये पार्ट, ये व्हाट डू वी ब्रीद आउट, हम लोग क्या ब्रीद आउट करते हैं बाहर, और ये आगे का जो सारा का सारा पार्ट है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।